अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम अतीका है। मेरा ताल्लुक़ एक मुतवस्सित ख़ानदान से है। हम गांव के रहने वाले थे और मेरी शादी भी गांव में ही हुई थी। ये उस वक्त का वाक़या है जब मेरी शादी को अभी चंद माह ही हुए थे। मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत खुश थी। हम 3 ही घर के फ़र्द थे, मैं, मेरे शौहर और सास। ससुर चंद साल पहले वफ़ात पा चुके थे। आसिम की 2 बहनें थीं। दोनों शादीशुदा थीं और अपने घरों में खुश थीं। कहते हैं कि अच्छा और पुरसकून घर हो तो समझिए आपको दुनिया में जन्नत मिल गई है। और मैं अपनी जन्नत में थी। मेरी अपनी सास के साथ अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटियों की तरह ही समझा। कभी किसी बात पर रोक टोक न करती। वो ज़्यादातर अपनी इबादत और वसाइफ में मसरूफ़ रहती। घर का कामकाज ज़्यादा न था कि किसी पर भी बोझ पड़ता। मेरी सास ज़्यादातर मेरी हाँ में हाँ मिलाती थी। मगर मैंने नोट किया कि मेरे शौहर की चच्ची जो साथ वाले गांव में रहती थी, वो जब भी आती इनकी नज़रों में मेरे लिए नापसंदीदगी थी। मुझे समझ न आता कि इनको मेरे साथ क्या मसला है, मगर आसिम पर हमेशा इनकी नज़र रहती। जिधर आसिम जाते चच्ची की नज़र इनके पीछे पीछे रहती। वो आसिम का बहुत ख्याल करती। जब भी आती आसिम के लिए कुछ ना कुछ बना कर लाती। कभी खीर होती, कभी गोश्त का सालन। हमेशा कुछ लेकर ही आती और जो भी लाती वो आसिम को अपने पास बैठा कर खिलाती। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लगता। कई बार दिल में ख्याल आता कि साफ कह दूं मुँह पर और पूछ लूं, मगर ये सिर्फ ख्याल ही था। मैं कभी इतनी हिम्मत न कर सकी कि इनको साफ साफ कह दूं। एक दिन मेरे शौहर की चच्ची हमसे मिलने के लिए आई। इस दिन भी वो बेसन की बर्फी बनाकर लाई थी। उन्होंने आते ही चाय वगैरह पी और आसिम यानी मेरे शौहर के बारे में पूछना शुरू कर दिया। आसिम किधर है, नजर नहीं आ रहा। हमने इन्हें बताया कि वो ज़रा घर से बाहर गए हैं ज़रूरी काम के लिए, अभी आते होंगे। मगर चच्ची फिर थोड़ी देर बाद पूछ लेती कि आसिम कब आएगा, कहाँ गया है। मैं हैरान नज़रों से इनको देख रही थी कि ये बार बार क्यों पूछ रही हैं। वो अपनी जगह से उठी और चच्ची का हाथ पकड़कर सीढ़ियों के पास ले गईं। दोनों वहां कुछ देर खड़ी आहिस्ता आवाज में खुसर पुसर करती रहीं। मेरी सास ने चच्ची के दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़े हुए थे, जैसे इन्हें कुछ समझा रही हों। कुछ देर बात करने के बाद मेरी सास ने चच्ची को ऊपर जाने का इशारा किया तो वो ऊपर छत पर चली गईं। मैं यूं तो अपने काम में मसरूफ थी, मगर कन अखियों से इनकी तरफ ही देख रही थी। कुछ तो था जिसकी पर्दादारी थी कि लोग मुझसे कुछ छुपा रहे थे। कुछ देर के बाद मेरे शौहर भी वापस आ गए। मैंने इनसे चाय का पूछा, मगर उन्होंने इनकार कर दिया कि अभी दिल नहीं जा रहा। वो वहां रुके भी नहीं और वो भी चच्ची के पीछे ऊपर छत पर चले गए। मुझे तजस्सुस हो रहा था कि आखिर ये कर क्या रहे हैं दोनों छत पर। मुझे अपने शौहर पे भी गुस्सा आ रहा था। आखिर मैं इनकी बीवी थी, मुझे जानने का पूरा हक था, मगर मजाल है कि वो अपने आप कुछ बता दें इस बारे में। इतने में मेरी सास उठकर कमरे में जा चुकी थी। वो यकीनन असर की नमाज पढ़ने गई थी, क्योंकि इस वक्त असर की नमाज का वक्त था। मैंने भी वजू किया, असर की नमाज पढ़ी और सोचा अब छत पर जाकर देखती हूँ। मैंने ऊपर जाने के लिए पहली सीढ़ी पर ही कदम रखा था कि मेरी सास कमरे से बाहर आई और जल्दी से मेरे पास आई और कहने लगी, साइमा बेटी किधर जा रही हूँ? मैंने कहा मैं भी जरा छत पर जा रही थी। उन्होंने फौरन मेरा हाथ पकड़ा और बोली, रुको, चाय के बर्तन तो वैसे ही किचन में पड़े हैं, पहले वो धो लो फिर जाना। मुझे गुस्सा तो बहुत आया। मेरा अचार वापस मुड़ गई। बर्तन वगैरह धोकर फारिग हुई तो फिर मेरी सास ने मुझे अपने पास बुला लिया कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, कुछ देर बैठकर तपा दो। मैं इनका सर तपाने लगी। कुछ देर यूं ही गुजर गई। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ बहाने हैं, क्योंकि पहले वो असर की नमाज के बाद कभी लेटती नहीं थी, कुछ न कुछ वज़ाइफ करने लगती थी। बल्कि अगर मैं लेटी होती तो वो अक्सर मुझे कह देती कि बेटा इस वक्त नहीं सोते। वो बस मुझे ऊपर जाने नहीं देना चाहती, इसलिए सर दबाने के बहाने अपने पास बैठा लिया था।
मैं कुछ परेशान हो गई थी इस सारी सूरत हाल से। इतने में मगरिब की अजान हो गई। मेरी सास उठकर नमाज पढ़ने लगी तो मैंने सोचा अभी ठीक वक्त है, मैं ऊपर जाकर देखती हूँ वो लोग कर क्या रहे हैं। मैं कमरे से निकली और दबे पाँव सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अभी मैं छत से 2-3 सीढ़ियाँ पीछे ही थी कि मुझे छत का मंजर नजर आने लगा। मुझे चच्ची की पुश्त नजर आई। वो दीवार की तरफ मुंह करके चारपाई पर बैठी थी और हिलते हुए बार बार सर नीचे झुका रही थी। और आसिम के पाँव नजर आ रहे थे मगर सर मुझे नजर नहीं आ रहा था। शायद आसिम का सर चची की गोद में था। ये सब देखकर उलझन हल होने के बजाय मेरे सहन में मजीद शक-ओ-शुबात पैदा हो गए। मैं भी समझने की कोशिश कर रही थी कि ये क्या हो रहा है। इतने में मेरी सास की आवाज़ आई, साइमा, तुमने नमाज पढ़ ली है? मैं जल्दी से नीचे उतर आई कि कहीं ने पता न चल जाए और सास से कहा कि अम्मी, मैं बाथरूम में थी, बस पढ़ने लगी हूँ नमाज। मैंने वज़ू किया और नमाज अदा की। इसी दौरान कुछ देर बाद चची भी नीचे आ गई और आसिम भी आ गए। आते ही उन्होंने चाय मांगी और चची ने फ्रिज में रखी बेसन की बर्फी भी इनके आगे रखी। आसिम ने चाय पी। चची भी मगरिब की नमाज के बाद अपने घर वापस चली गई। मैंने सोचा कि मैं अपने शौहर से बात करूंगी इस मामले में और पूछ लूंगी कि ये क्या चक्कर है। रात को खाने के बाद जब सब अपने कमरों में सोने चले गए तो मैंने अपने शौहर से पूछा, आप और चची इतनी देर छत पर थे, क्या कर रहे थे वहाँ? मेरे शौहर ने जवाब दिया, करना क्या था भाई, बातें कर रहे थे और क्या। उन्होंने गोल मोल सा जवाब दिया और लेट गए। कितनी अजीब बात थी, बातें कर रहे थे तो इधर सबके सामने भी कर सकते थे, इसके लिए ऊपर छत पर जाने की क्या ज़रूरत थी। मैंने भी दिल में तहैया कर लिया कि अब जो भी हो जाए इस रात से पर्दा उठा कर रहूंगी। अगली बार जब चची आई तो मैंने नोट किया कि वो जुमेरात का दिन था। इससे अगली बार जब वो आई वो भी जुमेरात के दिन ही आई। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। वो हर नौचंदी जुमेरात को आती और मेरे शौहर को साथ देकर छत पर चली जाती थी। ये सिलसिला इसी तरह कई माह तक चलता रहा। मैं इनकी हरकतें नोट करती रहती और मेरा तजस्सुस बढ़ता रहता। शब मजीद गहरा होता गया। फिर आखिरकार एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। इस दिन मेरी सास खानदान में किसी शादी पर गई हुई थी। उन्होंने मुझे भी साथ चलने को कहा मगर मैंने मौके के इंतज़ार में थी, इसलिए बहाना बनाया कि मेरा दिल नहीं चाह रहा, आप चली जाएं। अब मैं आसिम घर में अकेले थे। इस रोज़ मंगल था। मुझे शिद्दत से जुमेरात का इंतज़ार था क्योंकि पिछले तमाम हफ्तों के मामूल के मुताबिक चची जुमेरात को ज़रूर आती थी। मैंने देखा अक्सर कभी इनकी तबीयत नासाज भी होती तो भी वो ज़रूर आती थी। आखिरकार मेरा इंतज़ार रंग आया और जुमेरात के रोज़ चची हस्बे मामूल असर के बाद आई और मैंने इन्हें चाय बना कर दी। उन्होंने आते ही आसिम का पूछा। मैंने इन्हें बताया कि बस आने वाले हैं। मैंने इनसे ये झूठ बोला था क्योंकि आसिम अंदर कमरे में सोए हुए थे। इनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो दवा खाकर कुछ देर लेट गए थे। उन्होंने भी मुझे कह रखा था कि चची आए तो मुझे जगा देना, मगर मैं चाहती थी वो सोए रहें। चची चाय पीने के बाद छत पर चली गई और जाते हुए कह गई कि आसिम आए तो उसे ऊपर भेज देना। मैंने कहा ठीक है चची। इनके छत पर जाने के बाद मैं दबे पाँव अपने कमरे में गई। आसिम आराम से सो रहे थे। मैंने एक बार इनकी आंखों के आगे हाथ लहराकर इत्मीनान कर लिया कि वो गहरी नींद में तो है ना। अब इत्मीनान कर लिया और फिर मैंने अलमारी से आसिम के कपड़े निकाले, अपने कपड़े बदलकर आसिम के पहन लिए और बाल ऊपर करके कस के बांध दिए और एक मर्दाना साफा लेकर अपने मुंह के गिर्द अच्छी तरह लपेट दिया। ये सब करते हुए मेरा दिल भी तेजी से धड़क रहा था, जैसे मैं कोई चोरी करने जा रही थी। मैं आसिम की तरफ भी देख रही थी कि कहीं वो उठ ना जाए। अगर इनकी आंख खुल गई तो मेरा सारा प्लान धरे का धरा रह जाएगा। इसलिए मैं बिना आवाज़ किए ही काम निपटा कर बाहर निकली और बाहर का दरवाज़ा देखकर तसल्ली की कि वो भी बंद था। अब मैं सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर चली गई। चची चारपाई पर दीवार की तरफ मुंह करके बैठी थी। कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ भी आ रही थी। मेरे कदमों की आहट सुनकर वो मेरी तरफ देखे बिना बोली, आजा आसिम, आज तो बहुत देर करती तूने। मैं इनके सामने पहुंचकर चारपाई पर बैठ रही थी कि उन्होंने मुझे पहचान दिया।
ज़ाहिर है ये तो होना ही था, चची के सामने जैसे किसी ने धमाका कर दिया हो। साइमा तुम, चची ने ऊंची आवाज में कहा। वो हैरत के मारे उठकर चारपाई से खड़ी हो गई। ये क्या हरकत है? वो गुस्से में मुझसे पूछने लगी। मैं भी आपसे यही पूछना चाहती हूँ चची कि ये क्या हरकत है, क्या चल रहा है ये सब? मैंने भी इस लहजे में जवाब दिया तो चची गुस्से से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और नीचे चली गई। मैं भी इनके पीछे ही नीचे चली आई। उन्होंने नीचे पहुंचते ही आसिम को आवाज़ें देनी शुरू कर दी। आसिम, आसिम कहाँ हो तुम? इधर आओ, पास सुनो मेरी। चची ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थी। शोर की आवाज़ सुनकर आसिम की आँख खुल गई। वो भी कमरे से बाहर आकर पूछा कि क्या बात है, शोर किस बात का है? तो चची ने बुलंद आवाज़ में कहा, अपनी बीवी से पूछो ये क्या करती फिर रही है। जानते हुए मेरी निगरानी कर रही थी, चोरी छुपे मेरे पीछे छत पर आई थी। आसिम ने मेरी तरफ देखा तो हैरत से देखते ही रह गए और बोले, ये क्या है साइमा, क्या होलिया बनाया हुआ है? और ये तुमने मेरे कपड़े क्यों और जूते क्यों पहने हुए हैं? तो मैंने कहा कि ये सब मुझे इसलिए करना पड़ा ताकि मैं जान सकूं कि ये क्या हो रहा है। आप लोग क्या छुपा रहे हैं मुझसे? मेरा जवाब सुनकर वो दोनों कुछ देर के लिए खामोशी से मुझे देखते रह गए। आसिम ने तासुब से सर हिला दिया। फिर आसिम ने कहा, चलो बैठो साइमा, मैं बताता हूँ तुम्हें कि असल बात क्या है। हम सब बैठ गए तो आसिम ने बताना शुरू किया। बात यह है कि चची की जब शादी हुई तो इन्हें दौरे पड़ते थे। इनकी हालत खैर हो जाती, वो किसी की काबू में न आती। दौरे के बाद वो बेहोश हो जाती। खुदा जाने वो क्या था, क्यों पड़ते थे। कोई कहता है बीमारी है, कोई कहता है जिन्नात का साया है। खर्च जितने हो इतनी बातें। हर कोई अपने हिसाब से इलाज भी तजवीज़ कर देता। इस दौरान चची पहली बार उम्मीद से हुई। इसी बीमारी के दौरान ही चची ने एक बेटे को जन्म दिया। चची की बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि इन्हें अपना होश तो ना रहता और अक्सर इन्हें दौरा पड़ता तो वो अपने बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती, जिसकी वजह से घर वालों ने एक फैसला किया कि बच्चे को इसकी ताया और ताई के हवाले कर दिया गया। चची की हालत ऐसी थी, इन्हें काफ़ी अरसे तक इस बात का इल्म भी ना था कि इनकी कोई औलाद भी है। आसिम बता रहे थे और चची सर झुकाए खामोशी से बैठी थी। आंसू निकल कर इनके हाथों पर गिरते जा रहे थे। मुझे इन पर तरस आ रहा था। चची का दोनों तरह का इलाज हो रहा था, डॉक्टरी इलाज भी और रूहानी इलाज भी। रूहानी इलाज के एक बुजुर्ग ने बताया कि जब चची की पहलूटी की औलाद बालिग हो जाए तो हर नौचंदी जुमेरात को असर से मगरिब के दरमियान अपने बच्चे के माथे के बाल पकड़कर ये वेट पड़ना है और इसकी पेशानी पर फूंकना है, वरना डर है कि वो शैतानी ताकत माँ या बच्चे में फिर से जाहिर हो सकती है। बस इसी वक्त से चची हर नौचंदी जुमेरात को ये अमल करने हमारे पास आती हैं और हमने कभी इनको मना नहीं किया क्योंकि वो माँ है। इनकी ममता को जैसे सुकून मिलता है वो करें। ये सब सुनकर मेरा मुंह हैरत से खुला रह गया। मगर आसिम फिर मैंने बात अधूरी छोड़कर इनकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दिए। हाँ साइमा, जो तुम समझ रही हो वो ही ठीक है। चची ही मेरी हकीकी माँ है। उन्होंने मुझे जन्म दिया मगर इनकी बीमारी के बायस मुझे पाल पोस न सकी। इतने में चची ने दोनों हाथों से अपनी आंखें साफ की और बोली, चलो जल्दी करो आसिम, आज देर करवाती है तुम्हारी बीवी ने। चची ने मुझे घूर कर देखा और खुद छत पर चली गई। आसिम भी इनके पीछे चले गए और मैं वहां बैठी ये दुआ कर रही थी कि खुदा हम सबको ऐसी शैतानी ताकतों से महफूज रखे। आमीन।